वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन के आपके 30 प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरे 30 प्रश्नों को आप आसान तरीक़ा से कवर करिएगा और 30 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ाते हैं, तो याद रखेंगे जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, यही आपको बताना है। देखिएगा, जब आप लोग ग्लोब को देखते हैं तो आपको मिलता है कि इधर आपका नॉर्थ है और इधर आप लोग देखिएगा तो इधर आपका साउथ पोल होगा। ठीक है, बीच में यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये आपका 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा होगा और यही कह रहा है कि जब हम नॉर्थ पोल से इधर को चलें या तो हम लोग साउथ पोल से इधर को चलें तब हमारी जैव विविधता में क्या डिफरेंस मिलता है, यही आपको बताना है। तो जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ाते हैं तब जैव विविधता क्या होती है दोस्तों, तो जैव विविधता आपकी बढ़ती है। याद रखेंगे, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। आपको बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे बता दें दोस्तों, कहीं से अगर नॉर्थ पोल से आप आ रहे हैं तभी भी, साउथ पोल से आ रहे हैं तभी भी, अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है, यही आपको बताना है। अगर भारत की बात पूछे तो याद रखेंगे पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट में जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। या तो आप लोग एक और भी पॉइंट याद रखेंगे, केरल में जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। केरल, या आपसे ये भी पूछ सकता है शांत घाटी, याद रखेंगे वहाँ पे आपकी जैव विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए आगे अब हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। याद रखेंगे दोस्तों, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है, यही आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद, उद्देश्य वनों का प्रबंधन है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी से है, कि वन्य प्राणियों के संरक्षण से है, कि चरगाहों के विकास से है। तो आपको बता दें सामाजिक वानिकी का जो उद्देश्य होता है, सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है और पॉजिटिव ऑप्शन को आपको सही मानना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे सामाजिक वानिकी का उद्देश्य किससे होगा, तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद, उद्देश्य वनों का प्रबंधन से होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, चिपको आंदोलन के जनक, याद रखेंगे चिपको आंदोलन की जो जनक गौरा देवी द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया। याद रखेंगे दोस्तों, तो जो आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, लेकिन अगर महिला की बात करें तो चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गाँव में प्रारंभ किया गया था, तो रेडी गाँव, की मानमती, की थिरपाक, की हाट गाँव। याद रखेंगे, आपको बता दें चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उत्तराखंड से। पहली बात तो ये याद रखेंगे, उत्तराखंड का एक जिला है जिस जिला का नाम है चामोली, ये भी आप लोग याद रखेंगे, चामोली जिला हो गया। और वहीं का एक रेडी गांव है, वहीं से चिपको आंदोलन की स्टार्टअप हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सुंदरलाल बहुगुणा जो शब्द है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं, ये भी याद रखेंगे, प्रणेता कहे जाते हैं चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा जी। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन का राय, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसो पुरस्कार दिया गया था, यही आपको बताना है दोस्तों। तो मैग्सेसो पुरस्कार जो दिया गया था राजेंद्र सिंह को, जो तरुण भारत संघ से बिलोंग करते हैं, किसके लिए दिया गया था, तो जल संरक्षण के लिए दिया गया था, कि सामुदायिक वानिकी के लिए दिया गया था, कि वनों के संरक्षण के लिए दिया गया था, कि आपका सौर ऊर्जा के लिए दिया गया था। ये प्रश्न आपका बना हुआ है। तो आपको बता दें तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को, इनको क्या बोला जाता है, एक नाम है, जल पुरुष के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, जल संरक्षण के लिए दिया गया था। और इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग जान जाइए, इनको हम लोग जल पुरुष के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग जल पुरुष बोलते हैं। राइट बात। चलिए आगे चलेंगे, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जल संरक्षण के लिए इनको मैग्सेसो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे अब हम बात देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर का राय कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। भारत में मुख्य रूप से 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं और उनमें से कौन एक है, यही आपको बताना है। जो आपका अरावली हिल्स है, कि खासी हिल्स है, कि आपका हिमालय है, क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें
ध्यान से आप लोग देखिएगा कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे मुख्य स्थान रखता है, उसका नाम है दोस्तों हिमालय। ऑप्शन नंबर 3 जो भारत में पड़ता है, भारत में 3 हॉटस्पॉट मुख्य रूप से हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 6 नंबर की। 6 नंबर का रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र में नहीं है। याद रखें, राम सरोवर याद रखेंगे दोस्तों, रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र में नहीं है। कौन नहीं है? नम क्षेत्र का मतलब होता है, इसी को हम लोग आर्द्र भूमि का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों? आर्द्र भूमि का भी हम नाम दे देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहली बार रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ईरान में हुआ था। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यही आपको देना है कि यहाँ पे राजमंद झोल है, कि आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, कि रुद्र सागर झोल है, कि आपका बुलर झोल नहीं झील है दोस्तों, याद रखेंगे ये झील है। राइट बात, यहाँ पे टाइपिंग में गलत हुआ कि राजमंद झील कौन ऐसी झील है, यही आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र में नहीं आता है, कौन है दोस्तों, यही आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोग बहुत इसको तरीक़ों से देखिएगा तो आपको मिलेगा कि जो राजमंद झील है ना, ये आपका आर्द्र भूमि के अंदर नहीं आती है। ये चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा और इस चीज़ को समझिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। और विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष के कब मनाते हैं दोस्तों? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखेंगे। 22 मार्च पूछे, 22 मार्च तो तुरंत आप बताइएगा जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। आपसे पूछे 22 अप्रैल, बहुत बार पूछता है कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो याद रखेंगे पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक। आपसे पूछ सकता है यहाँ पे देखिएगा कि 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो 22 मई को आप लोग बताइएगा जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। बात करेंगे हम 8 नंबर क्वेश्चन की कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है। अभी आपको बता ही दी है कि जैव विविधता बढ़ती है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसे बोलते हैं? गोल्डन बियर पुरस्कार होता है, कि गोल्डन पांडा पुरस्कार होता है, कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, कि गोल्डन पाम्स पुरस्कार। आपको बता दें दोस्तों, याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? आप लोग प्रश्न देखे होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन आज का प्रश्न थोड़ा घुमावदार होगा। ऑप्शन आप पढ़ेंगे, केवल विलुप्ति के जानवरों का, संकटग्रस्त पौधे व जीवों का, केवल संकटग्रस्त पौधों का, पौधों के जीवाश्म का। किसका होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे पौधे एवं जीव दोनों का होता है, जो संकटग्रस्त हैं, जो विलुप्त के कगार पर हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर का रहा है कि दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। यही आपको बताना है दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पे है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, इसको बोलते हैं दोस्तों कि नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसको बोलते हैं। कहाँ पे है आप लोग पता रखिएगा, उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? आप लोगों को पता होना चाहिए, राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखेंगे ये भी आपका राजस्थान में है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम राज्य में है, ठीक है। तो दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे 12 नंबर की। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, याद रखेंगे कहाँ? उत्तर प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में, कि बिहार में, कि पश्चिम बंगाल में। बहुत रटा रटाया प्रश्न है, जो लोग लंबे समय से पढ़ रहे होंगे वो लोग इसको जरूर जानते होंगे। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है किसमें? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में होता है आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 4 आपका लॉक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे आपको मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूं, अगर आपसे पूछे ना कि लाइकेन के द्वारा क्या होता है, तो लाइकेन के द्वारा वायु प्रदूषण की माप करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, लाइकेन के द्वारा वायु प्रदूषण की माप करते हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे मैं एक और बात बता रहा हूं, आप हमको बताइएगा कि ग्रीन मफलर क्या है। तो ग्रीन मफलर की बात पूछे, आप तुरंत बताइएगा ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे है दोस्तों? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंध रखता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित
निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, ये आपको बताना है। ये पराबैंगनी किरणें हैं दोस्तों, सूर्य से प्रकाश के रूप में जो मिलती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, उन्हीं को हम लोग पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। तो कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है? अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। आपको बता दें जो सबसे ज़्यादा हानिकारक जो आपकी किरणें होती हैं पराबैंगनी किरणें, वो अल्ट्रावायलेट सी होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका लॉक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों से प्रश्न है और आपको बता दें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, आपका मेथेन होता है, CFC होता है, आपका हीलियम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन हम लोग किससे करते हैं दोस्तों? डेसिबल से करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ओजोन परत किसका हिस्सा है? आपको सबसे पहले मैं बता दूं समताप मंडल का, याद रखेंगे दोस्तों समताप मंडल का। और ओजोन परत जो होती है इसकी मोटाई को नापते हैं किसमें? तो ये भी प्रश्न बन चुका है डाप्सन इकाई में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि होती है किससे? तो CFC गैस से होती है। किससे होती है दोस्तों? CFC गैस से होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका लॉक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम मतलब कम से कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कौन सा ईंधन है, यही आपको बताना है। डीजल ए से भी होता है, पेट्रोल से भी होता है, हाइड्रोजन भी और कोयला भी। याद रखें हाइड्रोजन गैसीय रूप होता है और सारे जो होते हैं अपशिष्ट के रूप होते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो है हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मैंने बहुत बार बताया भोपाल गैस त्रासदी कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश के भोपाल में, आप लोगों को याद रखना है। और एक कंपनी थी, एक फैक्ट्री थी, उसमें गैस रिसाव हुआ था। गैस क्या हुआ था दोस्तों? गैस रिसाव हुआ था। उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? MIC बोलते हैं, जिसको हम लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं, कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1984 में हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे ग्रीन मफलर संबंधित होता है किससे दोस्तों? तो आपको बता दिए ग्रीन मफलर संबंधित होता है ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भूमंडलीय तापन का कारण है। याद रखेंगे दोस्तों भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है? क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कमी है कि वनों में वृद्धि? वनों में वृद्धि तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होगा नहीं, हिमनदों में वृद्धि होगा नहीं। भूमंडलीय तापन का कारण होता है, याद रखेंगे, जो सूर्य के प्रकाश किरणें होती हैं वह वायुमंडल के परत में आ जाती हैं लेकिन पुनः पृथ्वी के परत से बाहर नहीं जा पाती हैं। उनको एक आवरण होता है, गैस की लेयर होती है जो रोक देती है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसों का लेयर बोलते हैं। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि का मुख्य उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे सुधार हेतु था? आपको बता दें गंगा एक्शन प्लान मतलब कि गंगा के जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए था। याद रखेंगे जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। आपको बता दें गंगा एक्शन प्लान का मतलब है ना दोस्तों, गंगा में जल या प्रदूषण को कम रखना, मतलब जल की गुणवत्ता को सुधारना। आपको बता दें यहीं पे जल की गुणवत्ता को कैसे मापते हैं? BOD, बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ए है दोस्तों, याद रखेंगे। जल के अंदर घुली ऑक्सीजन की मात्रा को नापकर हम जल की जो प्रदूषण होती है उसका हम मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर कह रहा है कि गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या होगा? सब्जी एवं फलों के छिलके गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण है कि घरों की नालियों का गंदा पानी ये गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है। खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा एक गैसीय का है कि लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं? कहाँ पे आपको गैस मिलेगा? आपको पता है धुआं में गैस मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण है दोस्तों, याद रखें गैस रूप में ये सभी अपशिष्ट हैं, लेकिन याद रखें गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण पूछा है। कहां से गैसीय अपशिष्ट निकल रहा है? मतलब धुआं निकल रहा है, लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है और वहां से धुआं निकल रहा है, तो मतलब वहां से गैसीय अपशिष्ट की मुक्ति हो रही है, निर्मुक्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल लॉक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही मतलब पर्यावरण को हानि न पहुंचाने वाला, ठीक है। तो कौन है? डीजल है बिल्कुल नहीं, पेट्रोल है बिल्कुल नहीं, द्रवित पेट्रोलियम गैस है कि CNG है? याद रखेंगे LPG को पहले बोला जाता था लेकिन अब नहीं बोला जाता, अब हम बोलते हैं CNG को, जिसका फुल फॉर्म
फार्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका फुल फॉर्म होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, याद रखेंगे। आगे देखते हैं कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखेंगे। बहुत रटा रटा प्रश्न, ये SO2 आपका लाख हो जाएगा, बिल्कुल आपको पढ़ना है। अम्लीय वर्षा जो होती है इसका pH मान जो होता है वह 5.2 से नीचे होता है, याद रखेंगे, 5.2 से कम होता है। अम्लीय वर्षा जो होती है ना वह जैसे कि जो इमारतें हैं उनका रंग उड़ा देती हैं, ये भी याद रखें। आगरा का ताजमहल को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है अम्लीय वर्षा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और आपको बता दें अम्लीय वर्षा जो होती है ना स्क्रीन कैंसर संबंधित समस्याओं का भी, इस स्क्रीन संबंधित, कैंसर न लिख के अगर संबंधित स्क्रीन संबंधित समस्या उत्पन्न करती है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको बताना है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक ना, मेथेन होता है, CO नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका लॉक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस से 3 प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे, चलिए देखते हैं कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मेथेन, CH4 होती है ना, राइट बात, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। आपको बता दिए सूर्य की पराबैंगनी किरणों को करती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों को करती है, गामा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण, पराबैंगनी किरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में कवर कर रहे हैं, आपका ये रटा रटा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारण है। ग्लोबल वार्मिंग, यही कहा है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसें उत्तरदायी होती हैं वह ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वह उत्तरदायी होती हैं। यहाँ पे देखेंगे वाहनों से निकली गैसें होती हैं, पेड़ पौधों से निकली गैसें होती हैं, भट्टियों से निकली गर्म हवा होती है कि रसोई गैस होती है, क्या होती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें जो विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से एक कारक होती है ना वह वाहनों से निकलनी गैसें होती हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जाता है, जो आपके एयर पॉल्यूशन होता है इसको कम कैसे आप कर सकते हैं, यही कहा है दोस्तों। वृक्षों के द्वारा, कि मछलियों के द्वारा, कि जंतुओं के द्वारा, कि सूर्य प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा। वायु प्रदूषण को हम कैसे कम करते हैं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज की वीडियो का 30वां प्रश्न देखते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करके हमारी मदद करिएगा। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, यही बताया दोस्तों। सूर्य के हानिकारक किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, ठीक है, इनसे हमारा कौन सा स्तर जो होता है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, कि आपका चुंबक मंडल, क्या होता है दोस्तों, तो यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे ओजोन स्तर होता है ना, ये परत होती है, स्तर का मतलब परत होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और यही हमारी क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, हानिकारक किरणों से हमारी सहायता करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल लॉक हो जाएगा। दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा और देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।